हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो खासकर कक्षा 10 वालों के स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार कक्षा 10 की परीक्षा में बैठने वाले हैं 2023 में। तो आज का ये वीडियो 2022 में जो साइंस का पेपर आया था उसी का सॉल्व पेपर बनाया गया है, उसी को हल किया गया है। तो ये जो पेपर है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये देखिए, कक्षा 10 का ये पेपर है जो 2022 में विज्ञान विषय से पूछा गया है यूपी बोर्ड में। तो देखिए ये पहले पेपर देखिए, आपको देखिए इसमें आपका समय दिया हुआ है कितना, ये देखिए समय है 3 घंटे 15 मिनट। तो 15 मिनट का मतलब ये है कि आपको पेपर पढ़ने हैं। तो जितना आपको परीक्षा देना अनिवार्य है, ज़रूरी है, ठीक उतना ही आपको ज़रूरी है कि आप पेपर का पहले अध्ययन करें। तो पेपर का अध्ययन करें। देखिए लिखा है 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आपको ये देखिए प्रश्न पत्र पढ़िए। देखिए इसमें कितने कितने क्वेश्चन हैं। देखिए ये लिखा हुआ है कि सभी क्वेश्चन इसमें अनिवार्य हैं। बताया गया है कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको करने प्रश्न पत्र का खा गा में आपको सम्मिलित किए गए हैं। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है जिसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। सही विकल्प को चुन करके अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। बच्चों, आप लोग पहली बार कोई बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पेपर को आराम से पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको आंसर देना है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न के साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से ही प्रारंभ करें। देखिए ये तो आपको निर्देश में दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है, ऊपर देखिए लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं कि आपको कितने में से कितना अंक मिलेगा, ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ नामांकित चित्र एवं रासायनिक समीकरण से कीजिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सचित्र वर्णन करिए तो आपको चित्र सहित वर्णन करना पड़ेगा और उसका फिगर देना होगा। ठीक है। अब देखिए हम एक एक करके आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन है पार्ट 1 का है। पार्ट 1 का देखिए ये है आपका खंड का पार्ट 1। ये आपका भौतिक विज्ञान से चालू है। भौतिक विज्ञान में देखिए ये आपके क्वेश्चन है 4। इसमें का ख ग है। इनमें आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इनमें आपको एक उत्तर सही निकालने हैं, मतलब विकल्प के रूप में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन पढ़वा रहे हैं हम, ये उसी का घा खंड यहाँ पर है। अगला देखिए ये उसी का अगला भाग है। तो ये देखिए फिर ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आप देखते जाएं, फिर हम अभी आपको बारी बारी से सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से अब आपको देखना है कि खंड खा प्रारंभ हो गया। खंड खा यानी पार्ट बी आ गया। यहाँ से रसायन विज्ञान कार्बन की संयुक्ता पूछा जा रहा है। ठीक है। अब दूसरा आप खंड खा पढ़ रहे हैं इस समय, ये आपका है, ये देखिए खंड खा है, खंड खा चल रहा है। इसमें देखिए आपको ये न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, मतलब ये आईपीएससी नाम, ये समीकरण पूरा करना, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। ये अब खंड गा यहाँ से प्रारंभ हो गया, पार्ट सी, यानी ये बायोलॉजी है आपका। ठीक है। तो पहले खंड में आपका भौतिक विज्ञान, दूसरे में रसायन विज्ञान और खंड गा में आपका क्या है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र दिए गए। ठीक है। ये आपके कुछ आंसर हैं, मतलब क्वेश्चन है, इसके आपको आंसर देने हैं। ये देखिए ये, ठीक है, ये आपका पेपर है और ये रहा आपका लास्ट पेपर। ठीक है। तो 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं, आपको एक एक करके आपको हल करवाते हैं। ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। देखिए ये आपका जो सबसे पहले है वो हम हल करवाते हैं आज पार्ट बी से, रसायन विज्ञान से, खंड बा से पार्ट 2, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ठीक है। पूछ रहा है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। अब हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर, कहाँ पर आपको खूब समझ में आए, इसलिए हम आपको ले चलते हैं अब स्क्रीन पर, फिर वहीं पर आपको ये पेपर सॉल्व करवा जाएगा। ठीक है। तो देखिए हम लोग आज खंड खा यानी केमिस्ट्री का 2022 में जो पेपर आया है उसका हम लोग रसायन विज्ञान से हल कर रहे हैं, स्टेप टू स्टेप एक एक करके। तो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे
कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता यानी कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी है। ठीक है, पूछा जा रहा है इस पेपर में कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है, यहां पर परमाणु छूट गया है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है कितनी है आपको बताने हैं। तो देखिए कितनी होती है, देखिए आप जानते हैं कि कार्बन का जो प्रतीक है क्या कितना है, क्या है कार्बन का प्रतीक है सी, क्या है सी। जो सी होता है कार्बन का प्रतीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक है कितना है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p2, यानी इसके बाई कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। ठीक है, देखिए आपको गहराई से समझाया जा रहा है। अब इससे हम बता सकते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी संयोजकता होती है वो 4 है। ठीक है, लेकिन क्यों 4 है, क्योंकि इसमें जो दूसरे तत्व से जब जुड़ता है तो 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, अर्थात इसके बाई कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4। तो ये इसकी संयोजकता कितनी है 4। ठीक है, संयोजकता किसे कहते हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की वो संख्या जो दूसरे तत्वों के साथ में जोड़ने पर या बंध बनाने में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, उन्हें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो ये कार्बन की संयोजकता कितनी है 4। क्लियर, ऑप्शन सही हुआ ना, ये आपका सही 4 ऑप्शन। ठीक है, ये आपकी संयोजकता सही है। कहाँ खंड पूछ रहा है आपसे, ये कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। तो कैल्शियम फास्फेट का आपको सूत्र बताने हैं। तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है ये C3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका इसका सूत्र सही है। ठीक है, तो ये दो। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको अंधेरे में छोड़ दिया जाएगा। और अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक से एक क्वेश्चन आपको पूरा सटीक जानकारी दिमाग में बैठ जाएगा। और हाँ, आप लोग अपनी कॉपी के साथ पेन के साथ बैठें ताकि आप क्वेश्चन को नोट करते रहें और दिमाग में बैठाते रहें। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपको रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। रासायनिक समीकरण आपका BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस HCl। ये आपकी एक रासायनिक क्रिया है। इसमें पूछ रहा है कि ये कौन सी प्रकार की क्रिया है, योगात्मक क्रिया, निराकरण क्रिया, अवक्षेपण क्रिया या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेरियम क्लोराइड्स था। अब यहाँ पर जब क्रिया किया तो Cl2 यहाँ से हट गया, SO4 इसका जुड़ गया। यहाँ पर देखिए जो H था, H आपका कहाँ चला गया, इसके साथ में जुड़ गया, यानी H2HCl बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये कौन सी प्रकार की अक्रिया की है। तो अक्रिया में देखिए, ये अक्रिया तो इसको तो आप कह सकते हैं कि द्विविस्थापन अक्रिया है। कौन सी क्रिया है, द्विविस्थापन। लेकिन इसमें कोई द्विविस्थापन अक्रिया है ही नहीं, क्या है, ऑप्शन में ही नहीं है। तो कौन सी क्रिया होगी, तो यहाँ पर देखिए बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप के रूप में बचता है, इसलिए कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये अवक्षेपण क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया, अवक्षेपण। तो अवक्षेपण को आप ठीक कर देंगे। ठीक है, ये क्रिया आपकी हो जाएगी अवक्षेपण क्रिया। क्लियर, ठीक है, द्विविस्थापन नहीं है तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, मतलब है तो द्विविस्थापन क्रिया, क्योंकि दो ही परमाणु, देखिए ये इधर ही चला गया और ये इसके साथ में जुड़ गया, तो विस्थापन क्रिया हुई, द्विविस्थापन हुई। लेकिन अवक्षेप के रूप में यहाँ SO4 निकला है, इसका मतलब ये अवक्षेपण क्रिया भी कहलाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही, ये अवक्षेपण क्रिया। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आपको बताने हैं कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचयक पदार्थ कारण देते हुए बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कॉपर है, यहाँ पर ये आयन है, डबल आयन था, डबल प्लस था, यहाँ पर कॉपर उदासीन बन गया। तो इसका मतलब क्या है, देखिए Cu2 प्लस Zn gives out Cu प्लस Zn2 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉपर था, यहाँ इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक है, मिला नहीं मिला, तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अब देखिए यहाँ पर कॉपर आयन था, कॉपर आयन कॉपर
परमाणु के रूप में बदल गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, इलेक्ट्रॉन जो निकल गया था वो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं आक्सीकारक। क्या कहेंगे, आक्सीकारक है। कौन सा पदार्थ है ये, मतलब यह है आक्सीकारक। ठीक है, क्यों, अब आक्सीकारक क्यों है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होगा, आक्सीकारक, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वह क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए Zn था और यहाँ Zn2+ अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। यहाँ देखिए ये Zn था और कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से प्लस निकल गए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बाहर निकल गए। ठीक है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल जाता है, 2 धनायन बन जाते हैं, तो ये हो जाता है अपचायक। क्या है, अपचायक। ठीक है, ये तो यहाँ Zn का Z+2 में होना ये आपका अपचायक कहलाता है, और ये Zn2+, Cu2+ का Cu में बदलना क्या कहलाता है, आक्सीकारक। ठीक है, तो ये है आपका आक्सीकारक और ये आपका अपचायक। ठीक है, अब क्यों आक्सीकारक है, क्योंकि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो आक्सीकारक कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे अपचायक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए Zn2+ अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपचायक होगा, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसलिए ये क्या हो जाएगा, आक्सीकारक कहलाएगा। ठीक है, समझाइए बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला है कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस और कास्टिक सोडा का उपयोग आपको बताना है क्या है। तो पहले कास्टिक सोडा का उपयोग, तो कास्टिक सोडा यानी इसका उपयोग साबुनों के अपमार्जकों को बनाने में, साबुन के जो अपमार्जक बनाए जाते हैं उसको अपमार्जक जो है कास्टिक सोडा से ही बनाए जाते हैं। दूसरा है कृत्रिम वस्त्र जैसे कागज निर्माण, बॉक्साइट ऑक्साइड के शुद्धिकरण में, तेल शोधन में तथा रंजकों एवं व्यंजकों के निर्माण में कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिखना होगा। अगला करा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, जब हड्डी टूट जाती है तो इसका प्लास्टर बनाया जाता है, चढ़ाया जाता है। सजावटी सामान, मूर्तियों, खिलौनों के निर्माण में, दंत चिकित्सा में, दांत में भी इसका उपयोग किया जाता है। दीवारों को चिकना बनाने में तथा अग्निरोधक पदार्थ आदि बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके हो गए कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। ठीक है, तो ये आपके उपयोग होगा। अगर आपको उपयोग लिखना है, ये आपसे 2 केमिस्ट्री में 22 में 6 का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो ये आपको लिखना होगा। ठीक है, देखिए ये खा खंड है, का नहीं है, खा है। ठीक है, 6 का खा, यानी 6 का खा नंबर है। अगला है मेंडलीव के आवर्त सारणी की किन्हीं 2 उपयोगिताओं को बताइए। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के किन्हीं 2 आपको उपयोग लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 का गा है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी की किन्हीं 2 उपयोगिताओं को लिखिए। इसका क्या उपयोग है, तो देखिए पहला है तत्वों के गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन। तत्वों के गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सकता है, अध्ययन करने में सुविधा होती है तथा नए तत्वों की खोज, इसका एक उपयोग हो गया। दूसरा है परमाणु भार एवं संयोजकता में संशोधन। अगर परमाणु भार और संयोजकता में जो अनियमितता होती है या परिवर्तन होते हैं उसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे आधार कार्ड में संशोधन होता है, ऐसे इसमें भी संशोधन होते हैं। अगला देखिए, किसी उपवर्ग के सामान्य लक्षणों के अध्ययन से उस वर्ग के सभी तत्वों के गुणों की जानकारी भी करना है। तो ये इतने आपके आवर्त सारणी से आपको लाभ है। 2 ही पूछ रहा है, ज़्यादा लिखने से भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 ही नंबर के आपके क्वेश्चन है। देखिए मेंडलीव के ये 2 ही नियम लिखने हैं आपको, ज़्यादा देना नहीं, क्योंकि नंबर आपको 2 ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखिए। ठीक है, तो अगला देखिए, नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है
7 का का है निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। देखिए ये 2022 का प्रश्न पत्र है। इससे पहले वाले प्रश्न पत्र में 2021 वाला था, उसमें पूछा गया था कि ये IUPAC का पूरा नाम ही लिखने को आया था, 2 नंबर में आया था, ठीक है। तो इसलिए वो भी नाम भी लिख दिया गया है। तो IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि IUPAC का पूरा नाम लिखिए, तो IUPAC का पूरा नाम आपको लिखना है ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपका IUPAC का नाम होगा, पूरा नाम, अगर आपसे पूछा जा रहा है तब। देखिए आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा, ध्यान रहे इस चीज, क्योंकि IUPAC अगर लिखना है तो IUPAC को आप अंग्रेजी में ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आपका हो गया, ठीक है। अब कह रहा है जो इस बार 2022 से पूछा गया था, वो कह रहा है पहला है, कह रहा HCOOH का IUPAC नाम क्या होगा, और दूसरा में पूछ रहा है इस स्ट्रक्चर का IUPAC नाम क्या होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले को देखें, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 कार्बन, ये 1 कार्बन है। और देखिए इसकी संरचना इस तरह से भी हो सकती है, H आपका है तो H, ये है आपका HCOOH। आपको समझ में आया? देखिए इस तरह से बना था, हालांकि ये इस रूप में भी लिखा जा सकता है। ये आपको थोड़ा कुछ आपके माइंड को कंसंट्रेट, यानी जो आपका माइंड है वो थोड़ा हटाने का प्रयास किया गया। यहाँ इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया गया है। यहाँ पर देखिए COOH किसका है, ओइक एसिड का है, ठीक है। जहाँ OOH जुड़ा होता है, क्रियात्मक समूह जहाँ OOH ये होगा, वहां पर आप लिखेंगे ओइक एसिड। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन यानी मेथेन, और मेथेन में आपका ओइक एसिड जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। क्या होगा, तो इसका नाम है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। अंग्रेजी में से लिखेंगे मेथेनोइक एसिड, ठीक है। क्यों, क्योंकि COOH, देखिए SCOH लगा है ना, यानी ओइक एसिड लगा है, यानी OOH जहां भी लगा होता है वहां पर आपका ओइक एसिड होगा। और ओइक एसिड में आपका कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, इसलिए मेथेन हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। तो मेथेन में ओइक एसिड जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये आपका सूत्र क्या बना, मतलब इसका IUPAC नाम क्या बना, मेथेनोइक एसिड। क्या बना, मेथेनोइक। अब इसका नाम देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या ढूंढना होगा, इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो कार्बन देखिए कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन है। तो सॉरी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 2 क्रियात्मक, इसमें क्रियात्मक समूह देखिए कौन लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है। तो अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 पर 2 और 1 4 पर एक क्रियात्मक समूह मिलता है। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, देखिए बहुत से लड़के यही गलती कर देते हैं। देखिए इसी में नंबर आपका कट भी सकता है, ध्यान में रहे कि अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 पर 2 2 मिल जाएगा, तो 2 2 4 पर आपका क्रियात्मक समूह मिलेगा। और इधर से जब आप नंबरिंग करेंगे, जब आप इधर से करेंगे, तो अगर आप जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 2 पर एक मित्र मिलता है और 4 पर 4 4, ठीक है। तो आपको IUPAC में बताया गया होगा कि IUPAC में नाम का निर्धारण कैसे करते हैं, जिधर से क्रियात्मक समूह कम कार्बन पर अटैच हो, यानी कार्बन नंबर जो है वो कम संख्या पर आए, उधर से ही नंबरिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 पर है और यहाँ 4 4, तो 4 4 8 2 10 पे हो जाएगा, ठीक है। तो नंबरिंग किधर से सुटेबल होगी, इधर से, ठीक है, या इधर से इधर। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, सब में N है तो पेंटेन हो जाएगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 पर यहाँ पर मिथिल जुड़ा है और यहाँ पर भी मिथिल जुड़ा है, ठीक है। और एक मिथिल कहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है। तो 2 2 3 नहीं 4, 2 2 4 आपका नाम हो जाएगा 2 2 3 ट्राई
मिथिल, क्या ट्राई मिथिल 223 यानी 2 और यहाँ पर आपका देखिए 4 पर है, सॉरी कितने पर है 4 पर, देखिए 2 पर आपका ये हो गया 2 मिथिल और 3 चौथे पर आपका क्या है यहाँ पे मिथिल है, तो 2 ट्राई माने 3 बार क्या है आपका मिथिल, तो नाम होगा 2 ट्राई मिथिल। अब कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 पेंट, और पेंट में कौन से जुड़े हैं आपके सब में 8 बॉन्ड है, इसलिए हो जाएगा 8, ये हो जाएगा पेंटेन। क्या होगा 2 ट्राई मिथिल पेंटेन, ठीक है, ये आपका आईपीएसी नाम हो गया, ठीक है, वैसे देख लो। और अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 ट्राई मिथिल पेंटेन, तो 2 ट्राई मिथिल, इसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी इसलिए इधर से नंबरिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, इधर से नंबरिंग नहीं होगी, नंबरिंग किधर से होगी इधर से होगी, ये आपका सही होगा, क्या 2 ट्राई मिथिल पेंटेन, ठीक है, ये आपका आईपीएसी। और कई प्रकार के आईपीएसी है, हम आपको अगले वाले वीडियो में कई आईपीएसी नाम बता देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ तक इतना ही। देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी कि किन्हीं दो उपयोग, किन्हीं रासायनिक श्रेणी के किन्हीं दो उपयोग लिखिए। तो उपयोग देखिए दो है, पहला है धातुओं के विस्थापन में और दूसरा धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, ठीक है, ये दो इसके मुख्य उपयोग होते हैं। अब किस प्रकार होता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके उसके लवण के जगह विलयन से विस्थापित कर देते हैं। इसका कारण यह है कि जो धातु श्रेणी में ऊपर होते हैं उनका मानक अपचयन विभव उतना ही कम होता है या कम होता है तथा वह अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है, यहाँ पर कारण होते हैं। जैसे यहाँ पर FeSO4 प्लस FeS, तो अभी इधर इससे अधिक क्रियाशील है तो ये FeCSO4 बन जाएगा, काफी अलग हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि धातुओं की क्रियाशीलता बताएगा कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक अथवा कम धनात्मक होता है वह उतना ही अधिक एक्टिव होता है, वो अधिक धातु अधिक ही क्रियाशील होता है। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है, तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य उपयोग हो जाते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपके ये समीकरण है, कह रहा है इसमें 5 समीकरण तो 3 ही लिखे हैं, 3 हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो CH3COH यानी एसिटिक एसिड है, इसको सोडा लाइम के साथ NaOH के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है देखिए, तो ये आपका CH3COOH प्लस NaOH गिव्स आउट। तो जब ये क्रिया करेगा तो देखिए जो Na है वो यहाँ चला आएगा और H OH के साथ में जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा, दिखाई दे रहा है ना, तो ये बनेगा CH3COOH के साथ में क्या बनेगा Na, सोडियम एसीटेट बन गया, क्या बन गया सोडियम एसीटेट प्लस OH यहाँ का और H2 आपका बाहर निकल गया, देखिए ये बन गया आपका सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, क्लियर? तो ये है आपका कोर रिएक्शन। जब एसिटिक एसिड को NaOH के साथ में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है सोडियम एसीटेट बनता है, क्या बनता है सोडियम एसीटेट बनता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है C2H5OH प्लस Na, जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा आपका C2H5ONa, ठीक है, प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस निकल जाए, कौन सी गैस हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर इसके बैलेंस को बराबर करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, ये चीज, ये ठीक है, 2 लिख देंगे तो C2H5 ये बन गया C2H5ONa प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस आपकी निकल गई। तो ये क्या बना सोडियम एथाऑक्साइड, सोडियम एथाऑक्साइड, ये बनाया आपका
सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर जो है ये आपका क्या बना, CH3COOH प्लस C2H5, ये एथिल अल्कोहल है एसिटिक एसिड के साथ में। जब एथिल अल्कोहल को एसिटिक एसिड के साथ में मिलाया जाता है विद द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, जब सांस सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक में जब इसको मिलाया जाता है तो क्या होता है, देखिए तो क्या बनेगा है, CH3COOH प्लस C2H5OH गिव्स आउट, करेंगे सांद्र क्या H2SO4, तो क्या करेगा, देखिए H यहाँ का और वो H यहाँ का क्या हो जाएगा, फिर वही जल के रूप में बाहर निकल जाएगा और H का स्थान कौन ले लेगा, ये C2H5। तो ये बनेगा आपका CH3COO फिर C2H5 प्लस क्या हुआ, वो H यहाँ का और H यहाँ का H2, क्या बना H2, ठीक है। ये आपका बना जल। ये क्या बना, एथिल एसीटेट, क्या बना आपका एथिल एसीटेट, इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट, ठीक है। समझ में बात, फिर से देख लो, ये आपका क्वेश्चन था, ये काले काले जो है ये आपके क्वेश्चन है और जो नीले से है ये आपका आंसर है। जब एसिटिक एसिड को NaOH के साथ में क्रिया कराया तो सोडियम एसीटेट बन गया, फिर ये पहला हुआ। फिर आपने एथिल अल्कोहल को सिर्फ सोडियम के साथ में क्रिया कराया तो सोडियम एथॉक्साइड बन गया। फिर आपने एसिटिक एसिड को जल अल्कोहल एथेनॉल या एथिल अल्कोहल के साथ में जब क्रिया कराया था क्या बन गया, एथिल एसीटेट, ठीक है। ये आपको रिएक्शन समझ में आया ना। अगर जो भी चीज़ आपके समझ में ना आए वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जो भी चीज़ आपको जिस चीज़ का वीडियो चाहिए वो आप तुरंत मांग करें और वो आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला देखें, तीसरा तो हो गया, अब देखिए चौथा पांचवा किस तरह से है। अगला देखें, ये रिएक्शन है, आपको इसको पूरा करना है तो बनेगा C2H5 और H जब क्रिया करेगा KMN वो 4 से, तो देखिए इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, मतलब वो इसमें नवजात ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये बनेगा आपका ये चीज, ठीक है। C2H6 हो जाएगा तो 2 2 4 5 6 ये हो गया H2, तो 2 ऑक्सीजन आपका यहाँ। जब इसके साथ में क्रिया कराएगा यहाँ पर 160 से यहाँ पर आप जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसमें देखिए C2H4 है C2H5 है, तो वो H इसमें से निकाल लेगा तो H2O बन जाएगा और C2H4 अलग हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका, ये पर हम लिख दे रहे हैं, तो ये बनेगा C2H4, 5 के स्थान पर कितना बचा, 4, एक H यहाँ का और एक यहाँ, तो हो गया HOH H2O, ये बना आपका एथेन, क्या बना, ठीक है। ये आपका तो इस तरह से आपको रिएक्शन पूरा करने को आएगा, ठीक है। फिर ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। इसके बाद में भी कुछ क्वेश्चन है, अथवा करके है, कुछ टिप्पणी लिखने को है। ये देखिए आपका पेपर है, इसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसमें आप देखेंगे प्रतिस्थापन क्रिया से जाती है दहन क्रिया स्थिरीकरण, फिर इसको हम आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जानते हैं कि क्या करना है, ठीक है। जय हिंद।